हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब तो गुड मॉर्निंग हो चुका है। चलो, कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हम कर चुके हैं चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहां पर पार्टनरशिप फर्म तो चलती रहती है, पार्टनर्स के बीच का एग्जिस्टिंग रिलेशन खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है यहाँ पर पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग रिलेशन भी चेंज हो जाएगा, या बोलो खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ दुकान भी बंद हो जाएगी। ठीक है जी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स business of the firm is discontinued, that is closed, and the firm is wound up, that is dissolved. As a result, economic relation, जो पैसे के रिलेशन थे पार्टनर्स के बीच में, among the partners एंड जो उनके बीच का रिलेशन था वो खत्म हो जाएगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है? सिर्फ उनका एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप तो चल ही रही है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? उनका रिलेशन भी खत्म है और दुकान भी बंद है। मीन्स विच मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 39 का कुछ नहीं करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको पता होना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो चुकी है और पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो चुकी है। ठीक है जी। चलो, उसके बाद कह रहा है द मोड बाय विच द फर्म में बी डिसॉल्व। मोड क्या क्या है जो फर्म डिसॉल्व हो जाए? म्यूचुअली एग्रीमेंट। आपको सिर्फ यही हेडिंग हेडिंग ध्यान रखनी है। म्यूचुअली एग्री कर लिया उन्होंने, भाई साहब अब दुकान बंद कर लेते हैं। द फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री ऑन इट्स डिसोल्यूशन। सारे पार्टनर ने डिसाइड किया, रीजन चाहे कोई भी हो, सबने डिसाइड किया जी दुकान बंद कर देनी चाहिए, कर दो। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, भाई साहब डिसोल्यूशन होगी ही होगी, आप रोक ही नहीं सकते। कैसे? अ फर्म में बी कंपल्सरी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स, या फिर ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। पांच पार्टनर थे, पांचों इंसॉल्वेंट हो गए, दुकान बंद। पांच पार्टनर थे, चार इंसॉल्वेंट हो गए, एक नहीं। अरे भैया वो कब तक संभालेगा, भैया वो कब तक नुकसान उठाता रहेगा, वो भी एक ना एक दिन दिक्कत में आ जाएगा, इसलिए हमने कहा भैया बंद करो इसको। व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम अनलॉफुल, अगर पार्टनरशिप का बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया तो भैया जी दुकान बंद करनी पड़ेगी। ठीक बात है कि नहीं? चलो, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये तो मैं नीचे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या होता है। ठीक है। बाय नोटिस, बाय नोटिस हमने पढ़ा था पार्टनरशिप अगर एट विल बन रही है। पार्टनरशिप विल का मतलब है जी दुकान अपनी हम कब डिसोल्यूशन करेंगे? पार्टनर्स एट विल का मतलब ये है कि जब भी हम चाहें अपनी दुकान बंद कर सकते हैं, बस आपको एक रिटर्न के अंदर नोटिस देना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को, जी हम अपनी दुकान बंद करना चाहते हैं। ठीक है जी। इन केस पार्टनर्स इज एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय any partner giving notice in writing to all the other partners in his intention to dissolve the firm। सेक्शन 43 से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना, एक तो है बाय म्यूचुअल एजेंसी, आपस में डिसाइड किया जी दुकान बंद कर दें, जी कर दो। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, दुकान बंद होगी ही होगी क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या चार पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, एक अभी सॉल्वेंट है, तब भी बंद करनी पड़ेगी। और क्या कह सकते हो? बिजनेस अनलॉफुल हो गया, मान करके चलो आजकल जो पॉली बैग प्लास्टिक के बैग मिल रहे हैं, आजकल वो नहीं चलते, कई जगह पर वो बैन है। अगर उसी एरिया के अंदर जहां पर वो बैन हो चुके हैं प्लास्टिक के बैग, और किसी की पार्टनरशिप फर्म होगी, तो उसे क्या करनी पड़ेगी? पार्टनरशिप फर्म अपनी बंद करनी पड़ेगी। चलो जी। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट ऐसा हो गया जिसकी वजह से डिसोल्यूशन करना पड़ रहा है, तो भैया जी दुकान बंद करनी पड़ेगी। जैसे कि ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूट, जितने साल के लिए हमने फर्म बनाने की सोची थी वो साल खत्म हो गए। 5 साल के लिए हमने सोचा था पार्टनरशिप करेंगे, 5 साल हो गए कंप्लीट, तो भैया जी अब एक ऐसा इवेंट आ गया कि दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सोचा ही 5 साल के लिए था। ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, कोई हमने सोचा था भैया पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं जी, एक फ्लाईओवर बनाने के लिए हम दोनों पार्टनर बने हैं, जैसे ही फ्लाईओवर बनेगा हम अपनी पार्टनरशिप को बन जाएगा, हम अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर दो पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनरशिप तो रहेगी नहीं। ठीक है जी। और आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ऑन द इवेंट ऑफ ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, अगर कोई ऐसा इवेंट हो गया जिस वजह से डिसोल्यूशन करनी पड़ेगी तो उसे हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो भैया जी अब तो मानना पड़ेगा। चलो जी। कह रहा है कोर्ट में बी पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड। दो पार्टनर थे, एक पार्टनर की थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गया पर्सन, तो भैया कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ेगा जी अपनी दुकान बंद करो, अनसाउंड माइंडेड के साथ आप काम नहीं कर सकते। अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। दो पार्टनर थे, एक पार्टनर इनकेपेबल हो गया, तो भैया जी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा, दुकान बंद करो भाई। अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट,
पार्टनर ने कुछ गलत काम कर दिया, विच इज लाइकली टू एडवर्सली इफेक्टेड द बिजनेस ऑफ द फर्म। मान करके चलो एक पार्टनर जिसने सारे कस्टमर से ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेकर के वो भाग गया। अब वो भाग गया तो भैया जी किसी पार्टनर ने ऐसा मिसकंडक्ट कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो भैया जी अपनी दुकान को आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली का मतलब ये है बार बार आप पार्टनर के क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को ब्रेक कर रहे हो। आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप करते हो, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसे ब्रेक कर देते हो, उसने अगर कंप्लेन कर दी जाकर के कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट क्या करेगा, आपकी वेरिफिकेशन करेगा और देखेगा इनके तो परसिस्टेंटली क्या हो रहा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रेक हो रहे हैं। परसिस्टेंटली मतलब लगातार आपके कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म को हम क्या कर देंगे, कोर्ट के ऑर्डर द्वारा डिसॉल्व कर देंगे। कोर्ट फाउंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज जस्टिफाइड। कोर्ट ने कहा भाई साहब आपकी दुकान तो बंद होनी ही होनी चाहिए, फैक्टर चाहे कोई भी हो, डेट आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो गए, उसके अकॉर्डिंग आप बंद कर सकते हैं। द बिजनेस ऑफ द फर्म कांट बी कैरिड आउट ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। भैया अगर दुकान चलाओगे तो सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा, अदरवाइज कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोर्ट ने कहा भैया इसका ऑर्डर करो, इसको दुकान को बंद करो। तो कारण कोई भी हो, आपको सिर्फ इनकी हेडिंग ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। तो डिसोल्यूशन हो सकता है कैसे, म्यूचुअल एजेंसी से, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है, बाय नोटिस हो सकता है, बाय हैपनिंग एनी इवेंट हो सकता है, या डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हो सकता है। बेटा एक क्वेश्चन कभी कभार पेपर के अंदर आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस चीज के अंदर कोर्ट का इंटरफेयर होगा और किस चीज के अंदर नहीं होगा। यहां पर कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, ये पार्टनर्स का पर्सनल डिसीजन है, यहाँ पर कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोर्ट का इंटरफेयर हो सकता है अगर कोर्ट ने देखा कि इनलीगल एक्टिविटी चल रही है, जो बार बार आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ हुआ, मिसकंडक्ट आप कर रहे हो, तो अनसाउंड माइंडेड किसी पार्टनर को आपने रखा हुआ, तो पार्टनर जो है, कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकती है दुकान को बंद करने के लिए। ठीक है जी, एक नंबर का क्वेश्चन गया था। चलो, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं मीनिंग। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये है दुकान भी बंद और साथ में पार्टनर्स का रिलेशन भी खत्म, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है सिर्फ पार्टनर्स का रिलेशन चेंज हुआ है, दुकान चल रही है। इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, द फर्म इट्स कंटिन्यू इट्स बिजनेस। कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट का इंटरवेंशन कौन से वाले में हो सकता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, इट कैन बी आइदर वॉलेंट्री बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरी बाय द कोर्ट ऑर्डर। डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, पार्टनर डिसाइड कर ले वैसे हो जाए, या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो तब भी हो सकता है, लेकिन इट इज ऑलवेज वॉलेंट्री, ये अपनी मर्जी से होगा, कोर्ट का इसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। बिजनेस कंटिन्यूशन, बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड, बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज। बिल्कुल ठीक है। क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं और यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होते हैं। असेट एंड लाइबिलिटी, यहाँ पर असेट और लाइबिलिटी सारी बिक जाती है, लेकिन यहाँ पर असेट और लाइबिलिटी सिर्फ रीवैल्यू होती है, और उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इकोनॉमिक रिलेशन, यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन सारे पार्टनर से खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन चेंज हो जाते हैं। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। सही बात है, अगर डिसोल्यूशन फर्म हो रहा है तो पार्टनर्स का भी तो डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप का रिलेशन भी तो खत्म हो रहा है, साथ ही साथ दुकान भी बंद हो रही है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैंने कहा पार्टनर्स का डिसोल्यूशन हो गया, आपने पूछा क्यों, मैंने कहा वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया था ना इस वजह से। अच्छा, इसका मतलब दुकान तो चल रही है। मैंने कहा बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। अच्छा सर कैसे हो गया, मैंने कहा भाई साहब वो दुकान बंद हो रही है। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हो गया तो साथ ही साथ दुकान भी बंद हो रही है, इसका मतलब ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया। ठीक है जी, तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट पेपर के अंदर आ सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब आप बोलोगे, इसका मतलब दोनों चीजें एक साथ आएंगी, पार्टनर्स का रिलेशन भी खत्म और साथ ही साथ दुकान भी बंद। अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह रहा हूं, इसका मतलब एक बात तो तय है कि पार्टनर्स का रिलेशन तो खत्म हो रहा है, हो सकता है दूसरी बात भी हो, दुकान भी बंद हो रही हो सकता है ना हो रही हो। ठीक है जी, चलो, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर के अंदर मैं बोलता हूं क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया, या फिर मैं बोल रहा हूं क्या हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, तो मैं वहां बोलूंगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो गया और दुकान भी बंद हो गई। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इस चीज का, ये वाला पॉइंट पेपर के अंदर आ सकता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको पता है, सबसे पहले आउटसाइडर, उसके बाद पार्टनर लोन, और उसके बाद पार्टनर कैपिटल। और अगर फिर भी कुछ पैसा बच जाए, आज हमने क्लास में करा था, अगर फिर भी कुछ पैसा बच जाए सरप्लस,
तो एनपीएसआर पार्टनर्स की के अंदर वो उनको मिल जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? चलो, आपको ये सारी यहां से लेकर यहां तक का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कैसे सेटलमेंट होगी? इन पेइंग फर्म डेट्स टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर को। इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबल व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन और एडवांस। सही बात है, जो भी लोन और एडवांस है उसको उनका पे करो। इन पेइंग ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, जो भी अकाउंट अमाउंट जो है आपका ड्यू है उसके अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट करो। द रेसिड्यू अमाउंट जो होगा, जो रेसिडुअल अमाउंट जो बचेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज ही हमने क्लास के अंदर ये क्वेश्चन करा था, सॉरी आज नहीं कल किया था, सॉरी आज बेटा 23 हो चुकी है, कल 24 है बस। पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर फर्म डेट्स पे नहीं हो पा रहे हैं असेट से, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था कि सिर्फ फर्म के ऊपर डेट है, फर्म के ऊपर डेट है पर्सनल प्रॉपर्टी। जैसे कि बेटा मैं इसको जरा एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूं। ये है पार्टनरशिप और ये है पार्टनर का अपना घर, यानी कि पार्टनर की अपनी असेट्स। घर मतलब असेट, ये है पार्टनर की अपनी असेट्स, पर्सनल असेट, पार्टनर की असेट्स। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक लोन था 5 लाख का, जो पे नहीं किया जा रहा था। सारी एसेट बिकने के बाद भी ये लोन पे नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा इस लोन के लिए। सही बात है, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल कि अगर पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पार्टनर्स को अपने घर की चीजों को बेच करके पैसा पे करने का पड़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लोन है कितने का? 5 लाख का, जो कि पे नहीं हो पा रहा है। और पार्टनर्स के ऊपर भी लोन है, पार्टनर्स की अपनी कैपेसिटी, उनका पर्सनल लोन चल रहा है, पार्टनर के होम लोन चल रहा है। पार्टनर ने ये घर कैसे खरीदा? होम लोन लेकर के खरीदा, लोन लेके खरीदा, इसके ऊपर खुद एक लोन चल रहा है। क्लियर बात? तो सर अगर इसको पेमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, इसका भी घर लोन पर ही था, इसका भी घर लोन पे ही था, अगर 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं तो सर बोलो ना इनको घर से पैसा लेके आए। लेकिन ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स के ऊपर कोई पर्सनल लोन उनका चल रहा होगा, कोई पर्सनल लाइबिलिटी उनकी चल रही होगी, तो पहले वो लाइबिलिटी वो पे करेंगे, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो वो पैसा पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेकर के आएंगे, अदरवाइज वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, 10 लाख का इनका घर था और लोन चल रहा था कितने का? 15 लाख का। 5 लाख रुपए यहां पर कम है, सर क्या ये कुछ घर से ला सकता है? नहीं ला सकता, इसका मतलब ये क्या हो चुका है? इंस्टॉलमेंट। सर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख का इनका घर था, लोन चल रहा था सिर्फ 8 लाख का, तो सर इसको अपना घर बेचना पड़ सकता है, घर बेच करके ये 8 लाख का लोन पे करेगा और जो बचे हुए 2 लाख है वो यहाँ पर ला करके दे देगा अपने शेयर के। सेम ऐसा ही ये भी करेगा। तो ध्यान रखना बेटा, अगर फर्म की लाइबिलिटी पे नहीं हो पाई फर्म की असेट से, तो पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर पार्टनर्स के ऊपर खुद का कोई पर्सनल लोन चल रहा होगा तो वो अपनी असेट के अंदर से पहले उस लोन को रीपे करेंगे। उस लोन के पैसे को साइड में रखने के बाद या रीपे करने के बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तब वो अपनी पार्टनरशिप फंड के अंदर उसको पैसा पे कर पाएंगे। अदरवाइज वो पैसा नहीं पे कर पाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो इंसॉल्वेंट कहलाएंगे। ठीक है जी, चलो। कह रहे डेट्स विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर आर नोन एज फर्म डेट्स। जो पैसा फर्म ने किसी बाहर वाले को देना है वो फर्म की दुकान की उधारी है, लेकिन जो पैसा पार्टनर ने अपने नाम पर लोन लिया है, फर्म के नाम पर नहीं, अपने नाम पर पर्सनल लोन लिया है, वो पार्टनर का लोन है। ठीक है जी, प्राइवेट डेट है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट डेट। वेयर इज द डेट विच अ पार्टनर ओज टू हिज पर्सनल कैपेसिटी आर नोन एज प्राइवेट डेट। घर का उसने होम लोन ले रखा है तो वो उसकी पर्सनल डेट है, प्राइवेट डेट है। फर्म के नाम पर कोई लोन ले रखा है तो वो फर्म का डेट है। द फॉलोइंग प्रोविजन अप्लाई इन केस ऑफ फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट। ठीक है जी, फर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म डेट। सही बात है, फर्म की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो फर्म के डेट को पे करने के लिए अप्लाई होगी। अगर पैसे बच गए तो पार्टनर उसको घर ले जाएंगे, अपनी अपनी लाइबिलिटी उससे पे कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर फर्स्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स। फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म को लाइबिलिटी पे करने के काम आएगी,
प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले अपनी प्राइवेट लाइबिलिटी को पे करने के काम आएगी। अगर फर्म की प्रॉपर्टी अपनी फर्म की लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाती तो पैसा कहां से आएगा? पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसा आएगा, लेकिन पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी में से सिर्फ उतना ही पैसा आएगा जितना उसने लोन ले रखा है, उसको रीपे करने के बाद जो पैसा बचेगा सिर्फ वो। ठीक है जी, चलो। कह रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट एंड सरप्लस इफ एनी इज अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ फर्म डेट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। मीनिंग, फर्म डेट्स का मतलब होता है फर्म की उधारी, जो उधार लिया गया था फर्म के काम से, फर्म के नाम से। और प्राइवेट डेट का मतलब है जो पर्सनल आपने अपने काम करने के लिए लोन लिया, घर के लिए होम लोन ले लिया, घर के लिए कार ले ली, बीवी के लिए आपने स्कूटी ले ली, ये सब चीजें। कह रहा है फर्म डेट्स मींस द डेट ओड बाय फर्म टू आउटसाइडर। प्राइवेट डेट मींस डेट ओड बाय पार्टनर पर्सनली टू दी अदर्स। ठीक है जी। लाइबिलिटी, ऑल दी पार्टनर्स आर लाइबल ज्वाइंटली एंड सेवरली फॉर द फर्म डेट। सही बात है। सारा नाम किस पे आएगा? पार्टनर्स के ऊपर आएगा। आप इसको ज्वाइंटली बोलो या अलग अलग, जिसके हिस्से जितना आता है उसको उतना पैसा पे करना पड़ेगा। कंसर्न पार्टनर इज पर्सनली लाइबल फॉर हिज पर्सनल डेट। अगर मैंने एक होम लोन ले रखा है तो उसके लिए सिर्फ मैं ही पैसे दूंगा, बाकी पार्टनर क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि वो तो मेरा पर्सनल डेट है। एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, फर्म प्रॉपर्टी पहले फर्म लाइबिलिटी को यूज करने के काम आएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी पहले पर्सनल लाइबिलिटी को पे करने के काम आएगी। अगर फर्म की लाइबिलिटी पे नहीं हो पाई तब हम पार्टनर के घर पर जाएंगे, उसका सामान उठा करके लेके आएंगे, लेकिन उतना ही पैसा उसके घर से उठा के लेके जा सकते हैं जितना पैसा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को पे करने के बाद बचेगा। ध्यान रखना बस इस चीज का। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्सेस ऑफ द partner private property over his private debt can be applied for the payment of firm debt। सही बात है। पार्टनर ने अपना लोन पे कर दिया होम लोन, उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को वो पार्टनरशिप फर्म को देगा अपनी पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटियां पे करने के लिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट देन टुवर्ड्स फर्म लाइबिलिटी। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपको तीन दे रखे हैं, ये आप तीन क्वेश्चन देखें। The firm of XYZ was dissolved on 1st April 2024. Why demand that his loan of rupees 25,000 be paid before the payment of capital of partner? कह रहा है वाई, कह रहा है भाई मेरा जो लोन है उसकी पेमेंट कैपिटल से पहले करो, बट एक्स एंड वाई आर नॉट are of the view that capitals to be paid before the payment of loan of y। तो यहाँ पर x और z गलत है, y सही है। y सही कह रहा है कि कैपिटल से पहले मेरा पैसा लोन का दो, उसके बाद तुम अपनी कैपिटल घर के लेके आना, उसके बाद हम सब अपनी कैपिटल घर लेके जाएंगे। लेकिन x और z कह रहे हैं नहीं भाई, पहले हमारी कैपिटल के पैसे मिलेंगे, बाद में तेरे लोन के पैसे मिलेंगे। यहाँ पर x और z गलत है, y सही है। ठीक है जी। चलो जी, करेक्ट कौन है? करेक्ट आपको पता है वाई है। क्यों है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमें दे रखा है, सबसे पहले पेमेंट होगी आउटसाइडर को, देन होगी पार्टनर लोन को, देन होगी पार्टनर कैपिटल को, और अगर रिमेनिंग बचेगा तो वो सरप्लस पैसे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ऑल दी पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1st April 2025। सही बात है, पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं, नोटिस से कर सकते हैं, कोर्ट इंटरवेन हो सकता है, म्यूचुअली कर सकते हैं, और दो तरीके हैं जिससे कि वो कर सकते हैं। ठीक है जी। कह रहा है योगेश अ पार्टनर डिमांड दैट हिज लोन ऑफ रुपीज 80,000 टू बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन टू मिसेज अभय। मिसेज अभय कौन है? आउटसाइडर। पार्टनर का लोन सिर्फ इनसाइडर होता है, उनका आउटसाइडर होता है। कह रहा है मिसेज अभय के लोन के पहले से पैसे मेरे को दे दो, यानी कि आउटसाइडर लाइबिलिटी पे करने से पहले मेरे लोन का पैसा पे कर दो। गलत बात है सर, ऐसा नहीं होगा। बट अभय एंड अदर पार्टनर डिमांड दैट लोन ऑफ मिसेज अभय शुड बी पेड बिफोर द रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ योगेश। सही बात है सर, बाकी पार्टनर ठीक है। इस बार जो है योगेश को थोड़ी सी दिक्कत है, ये गलत है। ठीक है जी। इसके अंदर भी आप बता दो कि योगेश गलत है, बाकी पार्टनर्स ठीक है एकदम। मिसेज अबे का लोन पहले पे होना चाहिए क्योंकि वो आउटसाइडर लाइबिलिटी, बाद में योगेश का लोन पे होगा। ठीक है जी, ऑर्डर आप बता देंगे। कह रहा है एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मिसेज ए हैज गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 20,000। मिसेज ए, ध्यान रखना उसकी वाइफ है, आउटसाइडर ही है, ऑफ द फर्म, एंड द फर्म हैज ऑल्सो टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम बी। तो ये दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे नंबर पे। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द असेट एंड लाइबिलिटी रियलाइज 25,000। अगर सिर्फ 25,000 आए हैं तो 25,000 में से पहले 20,000 इसको पे होंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो इसको पे होंगे। भले ही 5,000 बचे तो 5,000 पे करेंगे। कह रहा है स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेज एज लोन एंड बीज लोन विद रीजन इफ देयर वर नो अदर क्रेडिटर ऑफ द फर्म। अगर कोई क्रेडिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैपिटल भी यहाँ पर नहीं दे रखी, तो सबसे पहले आपका जो पैसा है वो अप्लाई होगा किसके लिए? मिसेज ए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, क्योंकि वो आउटसाइडर है। देन फिर बी की लाइबिलिटी पे करेंगे। अगर 5,000 बचे हैं तो भैया 5,000 ही पे करेंगे। सही बात है। चलो
चलो जी देखते हैं यहाँ पे। सर वो कोई पार्टनर घर से पैसा नहीं लेके आएगा बेटा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी कि घर से पैसा लेगा। हाँ रियल लाइफ के अंदर होती तो पैसा वो लेकर के आता कोई ना कोई पार्टनर इसको पे करने के लिए, ठीक है जी। चलो उसके बाद कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। अच्छी तरीके से आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, इन सब के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। और रियलाइजेशन अकाउंट बनता है सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन के अंदर, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट और लॉस आता है, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता है। यहाँ पर जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट और लॉस आता है वो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में ही बढ़ जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर, यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है जी। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर क्यों नाम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि न्यू आ गया इसलिए ओल्ड पार्टनर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जिस्टिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितने पार्टनर है उतने ही रहेंगे, आने और जाने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। यहाँ पर असेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है और यहाँ पर असेट और लाइबिलिटी बेची जाती है। चलो जी, मीनिंग इट शोज द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। असेट और लाइबिलिटी का ये रिवैल्यूएशन दिखाता है। इट शोज द रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ये आपको असेट को बेचने की और लाइबिलिटी को पे करने की बातें बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना। इट इज प्रिपेयर्ड टू मेक एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटी, इसलिए बनाया जाता है और उसका प्रॉफिट और लॉस निकलता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन नेट गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ असेट और लायबिलिटी। इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भैया असेट और लायबिलिटी को बेच करके कितना फायदा है नुकसान आ रहा है। टाइम, इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर, ठीक है जी। इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कंटेंट्स, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। इन दिस अकाउंट ओनली चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज आर शो। इन दिस अकाउंट ऑल द असेट एंड लाइबिलिटीज आर शोन। इफेक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन द account relating to asset or liability. As a result, entries passed in this account and the account of asset and liability revalue. नोट क्लोज, यहाँ पर असेट और लाइबिलिटी का रीवैल्यू होता है, असेट और लाइबिलिटी के अकाउंट बंद नहीं होते। एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्री पास इन दिस अकाउंट द अकाउंट्स ऑफ असेट और लाइबिलिटी आर क्लोज। सही बात है, यहाँ पर खाते सारे बंद हो जाते हैं क्योंकि असेट और लाइबिलिटी पे हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। कह रहा है दिस अकाउंट में बी प्रिपेयर्ड एट अ नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। बहुत बार है, बहुत बार ये प्रिपेयर हो सकता है, लेकिन सर ये सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही बार पे होता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म। ये सिर्फ एक ही बार प्रिपेयर होता है और ये जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगी ये तब तब बनाया जाएगा। बस बेटा ये भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।